Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter in history. We will continue with our syllabus. Okay, the revision will take place in the live classes that we conducted alternatively, and in video classes we'll continue with our syllabus. There are three chapters which are left in history. We'll try and cover them up. All three chapters are part of your term 2 exam. ये जो भी चैप्टर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तीन चैप्टर्स बचे हुए हैं, एंड ऑल थ्री चैप्टर्स, क्योंकि ये पार्ट टर्म 2 के सिलेबस में है, विच मीन्स दैट ओनली एंड ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दीज. ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना इसको ज़्यादा ज़रूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट को पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ योर सब्जेक्टिव एग्जाम. ओके, most of the details, this is not something new that you are going to study. 1857 की म्यूटिनी आप जानते हैं कब हुई, कैसे हुई, but there are few more details that you will learn here. Okay, and क्या प्लानिंग थी उनकी, कैसे वो काम कर पाए, कैसे एक साथ इतनी सारी म्यूटनीज हो पाई, एंड विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस म्यूटनी. यहाँ पे एक इंसिडेंट से शुरुआत की गई है. इंसिडेंट वो पहला दिन जब म्यूटनी ब्रेकआउट होती है. म्यूटनी क्या है वो समझ आना चाहिए आपको. म्यूटनी जब ये पुलिस फोर्सेस जब बगावत करते हैं, दे गो अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसका वो काम फोर्सेस करती है, और जब फोर्सेस ही स्टेट के खिलाफ हो जाए, बगावत करें, तो उसे म्यूटनी कहती है. रिबेल भी वर्ड यूज़ होता है, बट वो सैनिकों के लिए यूज़ नहीं होता. रिबेल्स ऑब्वियसली जनता करती है. अब इसमें इसको रेवेलियन भी बोलते हैं, बिकॉज ये केवल लिमिटेड नहीं रहा सैनिकों तक, और इसमें आम आदमी भी, पब्लिक भी इन्वॉल्व हो गई थी. तो फिर बाद में बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, रेवेलियन बन गया. बट ये शुरुआत इसकी एज अ म्यूटनी एक स्मॉल इंसिडेंट से होती है, जो कि मेरठ में हुआ. उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, और ये हम बाद में भी इसमें भी उनका जिक्र आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, जैसे कि 1757 वो ईयर है, बैटल ऑफ प्लासी. ओके, ये वो ईयर है जिसको जीत कर, बैटल ऑफ प्लासी को जीत कर ब्रिटिशर्स ने अपना इंडिया में रूल इस्टेब्लिश किया इन बंगाल. ओके, एंड इंडियंस हैड कम टू बिलीव दैट exactly 100 years later in 1857 their rule would come to an end. कहा जाता है कि ऐसा किसी उसने बाबा या किसी ने कभी कहा, और फिर ये बात फैलने लगी कि 100 साल के बाद exactly 100 years पूरे होने पर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, उनका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो एक ये चीज़ भी थी कि 1857 में जब ये चीज़ हुई तो लोगों को लगा कि शायद ये उसी की बात हो रही है. एवरी नाउ एंड देन, इवन इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी भी हम इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं. ये तो फिर भी बहुत पुराना दौर था. अभी भी हमें कभी कभार कोई न्यूज़ फैलने लगती है कि इन पर्टिकुलर ईयर द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, द कॉमेट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक. सो दीज थिंग्स इवन टेक प्लेस टुडे. ये तो बहुत पुराना समय था, नॉट वेरी रिलेटेड पीपल, एंड इस तरह की मान्यताएँ दे टुक अ डिफरेंट शेप. ओके, 1857 म्यूटनी की भी शुरुआत एक र्यूमर की वजह से ही है. आफ्टर ऑल, व्हाट प्रॉब्लम डिड मंगल पांडे हैव? हिस्ट्री डज नॉट टॉक अबाउट मंगल पांडे. ओके, हिस्ट्री में मंगल पांडे का कोई जिक्र नहीं है. नोबडी नोज वेदर सच अ पर्सन एग्जिस्टेड और नॉट. ओके, एंड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ओके, वी कांट वेरीफाई कि ऐसा कुछ हुआ था, बट येस, रिबेलियन हुआ था. एंड दिस, ये बहुत ज़्यादा कोई प्रिमिटिव टाइम्स नहीं है. 1857 में जो हुआ उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल है. काफ़ी कुछ जो जनरल रेबेल्स थे, जो सिपाही लोग थे जिन्होंने किया, उनका साइड ऑफ द स्टोरी हमें नहीं पता है कि उन्होंने क्यों किया, उनकी क्या सोच थी, वो सब हमें कहीं ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है. बट गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, उनके पुलिस क्या रिकॉर्ड्स थे, एंड उनकी क्या रिपोर्ट्स थी, तो उस तरह से काफ़ी इसमें अवेलेबल है. ओके, एक बहुत बड़ी र्यूमर, इफ यू सर्च ऑन द नेट, कि क्या वास्तव में वो र्यूमर जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द म्यूटनी ऑफ 1857, वो एक सिंपल र्यूमर कि वो जो इनफील्ड राइफल्स कंपनी थी जो बुलेट बनाती थी,
एंड वो बुलेट्स इंडिया में पुलिस को दी गई थी यूज़ करने के लिए। ओके, वर दे रियली कोटेड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स, क्योंकि यही एक र्यूमर फैली थी कि ये जो बुलेट है उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है, जो ग्रीजिंग की गई है, उसमें काउ एंड फैट का, काउ एंड पिग का जो फैट है उसे यूज़ किया गया है। ओके, एंड यू नो द सिग्निफिकेंस, पिग उसे मुस्लिम्स उसे एक गंदा जानवर मानते हैं एंड उसे वो नहीं खाते हैं, इवन दो दे आर नॉन वेजिटेरियंस, बट वो पिग की मीट को, पोक को कंज्यूम नहीं करते बिकॉज दे थिंक इट्स अ डर्टी एनिमल। ओके, तो एक रिलीजन में उनकी जो मान्यताएं हैं वो पिग को लेकर ये है कि वो उससे दूर रहते हैं। हमारा अलग है, हम काव से दूर नहीं रहते हैं। काव इज़ होली टू अस। ओके, शी इज़ लाइक अ मदर एंड उसको मारना एंड उसके फैट को यूज़ करना एंड उसके फैट को फिर अपने कोई भी सैनिक है वो उस बुलेट को बाइट करेगा तो फैट उसके मुंह तक जाएगा। एंड समहाउ द ब्राह्मण्स एंड द अपर कास्ट एंड द इवन द हिंदूज, वाई ब्राह्मण्स ओनली, दे थॉट कि ये उनके रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ जाता है। समहाउ दे थॉट कि ये शायद ब्रिटिशर्स का कोई प्लान है एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कल्चर एंड रिलीजियस जो यहाँ की जो बिलीव्स हैं amongst the two major communities जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं, and somehow they have an aim of converting everyone into Christianity, and शायद इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक और रिमर थी कि मार्केट में जो आटा आया हुआ है, ओके, द व्हीट फ्लावर, उसके अंदर द पाउडर ऑफ बोन्स, एनिमल बोन्स ऑफ काउज एंड ऑल, वो भी मिक्स किया गया है। तो बहुत कुछ पहले से चल रहा था और फिर जाके ये इंसिडेंट होता है। लेट इन द आफ्टरनून 10 मई 1857 ये डेट है एंड वी आर वेरी श्योर, मैंने बताया ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी हो। इट वॉज 10th मई। सो 10th मई 1857 म्यूटिनी इन मेरठ ब्रेक्स आउट। वहाँ के कैंटोनमेंट एरिया में, कैंट जहाँ पे पुलिस ट्रूप्स रहते हैं, वहाँ पर ये म्यूटिनी ब्रेकआउट होगी। उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। ओके, द सिपॉयज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ, कैंटोनमेंट वर्ड को ही शॉर्ट में कैंट कह देते हैं, दे आर नॉट टू डिफरेंट। अगर आगरा कैंट, दैट मीन्स वहाँ पे कैंटोनमेंट जो है, ओके, इसी वजह से उस स्टेशन का नाम आगरा कैंट है। ओके, सो द सिपॉयज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रेक आउट इन म्यूटिनी। बहुत सारे कैंटोनमेंट्स थे, दे वर एवरीवेयर, लखनऊ, बरेली, ओके, कानपुर, एवरीवेयर, और ये शुरुआत होती है मेरठ में। इट बिगैन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री, उनके भी अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन्फेंट्री, क्योंकि इन्फेंट्री कोई तो बुलेट्स उनका काम होता है, तो उन्हीं को तो बुलेट्स बाइट करनी होती है, उन्हीं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम था। इट स्प्रेड वेरी क्विकली टू दी कैवलरी। तो शुरुआत होती है उसकी इन्फेंट्री से। इन्फेंट्री आर दोज पीपल जो कि वेपन्स को डील करते हैं, वेपन्स चलाते हैं, ओके, राइफल्स को हैंडल करते होंगे। तो इनफील्ड राइफल्स जो यूज़ हो रही थी वो इस इन्फेंट्री के पास ही होगी, बुलेट्स भी इन्हें प्रोवाइड की गई होंगी। वहाँ से शुरुआत होती है और फिर ये म्यूटिनी बढ़ जाती है एंड स्प्रेड्स इनटू द कैवलरी। कैवलरी कैसे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, कैवलरी आर द सोल्जर्स हु आर ऑन हॉर्सेस। उनका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इन्फेंट्री से शुरुआत होकर दिस मूव्स ऑन टू द कैवलरी एंड देन टू द सिटी। और फिर इसमें आम लोग शामिल हो जाते हैं, शहर के लोग शामिल हो जाते हैं, मेरठ के शहर के लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये कैंटोनमेंट से फिर ये आंदोलन बाहर आ जाता है, लोग इसमें लोकल लोग शामिल हो जाते हैं। ऑर्डनरी लोग, ऑर्डनरी पीपल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, दैट यू नो। ओके, उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys. Everyone was waiting for that spark, that incident. And यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैंने बताया माहौल तो बहुत पहले से चल ही रहा था एंड इस इंसिडेंट ने इन सब चीज़ों को सामने ला दिया। The sepoys captured the bale of arms। बहुत ज़रूरी है, किसी भी आंदोलन के लिए हथियार बहुत ज़रूरी है एंड वो हथियार मिलेंगे उस एरिया में जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड बेल ऑफ आर्म्स, विद द आर्म्स एंड एम्यूनिशन। हथियार के साथ आपको एम्यूनिशन भी चाहिए, गोली वगैरह भी चाहिए। सो दोज बुलेट्स एंड ऑल वो वहाँ से उन्होंने ले लिए और केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक 5 पीपल एंड अब ये वाज ऑल रिवर्सिंग। ओके, अब खतरे में ये अंग्रेज लोग थे
एंड अब इनके पास हथियार थे, सो दे वर नाउ मोर डेंजरस एंड दे डिसाइडेड टू अटैक द वाइट पीपल एंड टू ransack एंड बर्न their bungalows एंड प्रॉपर्टी। ये अलग इंडिया है, वो इंडिया गांधी का आंदोलन, उससे बिल्कुल इसको रिलेट नहीं करें। दैट इज़ नॉट द इंडिया। ओके, गांधी का दौर बहुत दूर है अभी 1857 से, एंड दीज आर एग्रेसिव पीपल एंड यहाँ पे बैटल्स एंड वॉर्स ये होते ही रहते थे। सो दे आर नॉट गोइंग सच पीपल हु विल टॉक अबाउट नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एंड ऑल। ओके, तो ये वो फेज़ नहीं है। दिस इज़ फेज वेयर पीपल आर यूज टू गेटिंग वायलेंट, कोई नई चीज़ नहीं है। तो सिपॉइज दे कैप्चर द बेल ऑफ द आर्म्स, उन्होंने वहाँ से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लिए एंड वाइट लोगों को वो अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन वाइट पीपल वर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे इंडिया में जो लोग केवल और केवल जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, केवल उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे अपनी हालत के लिए। वो मानते थे रिच ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, ऑल रिच इंडियंस, ज़मींदार्स। दे थॉट कि हमारी जो लाइफ है, वी आर पुअर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स प्लस दीज पीपल। जब उनका गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ निकलता है तो वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। ओके, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड बर्निंग डाउन द बंगलोज एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, जो कुछ भी गवर्नमेंट का था उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। द टेलीग्राफ लाइन ऑफ दिल्ली वाज कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी करते हैं कि कम्युनिकेशन लाइन को कट करना ज़रूरी था। कम्युनिकेशन का एक ही तरीका था उस समय, वो था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय कनेक्टेड थी। हर कैंटोनमेंट दिल्ली से ही चल रहा था उनका, एंड दिल्ली तक मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था। दिल्ली तक मैसेज पहुंचाएंगे कि सच एंड सच थिंग हैज़ हैपेंड, तो वहाँ से री इन्फोर्समेंट आ जाएगा, मेरठ इज़ नॉट फार ऑफ। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये टेलीग्राफ की लाइंस कट ऑफ कर दी गई। ओके, तो कम्युनिकेशन, ब्रिटिशर्स को कम्युनिकेट करने का मौका ही नहीं दिया मेरठ में जो लोग थे कि वो अपने दिल्ली में इन्फॉर्म कर पाएँ, यहाँ प्रॉब्लम हो गया है। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट एज डार्कनेस डिसेंडेड, अ ग्रुप ऑफ सिपॉइज रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली। तो वहाँ उन्होंने मेरठ कैंटोनमेंट को अपने कब्जे में कर लिया, टेलीग्राफ लाइंस काट दी। वहाँ से एक ग्रुप चल पड़ा दिल्ली की तरफ। दिल्ली क्यों आ रहे हैं? बिकॉज किसी भी आंदोलन को एक लीडर की ज़रूरत है, एंड उस समय जो लीडर लास्ट, अगर मुगल रूलर की बात करें तो बहादुर शाह जफर द सेकेंड, ही वॉज द रूलर ऑब्वियसली बिफोर द ब्रिटिश टू कंट्रोल, वो थे रूलर, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें रखा हुआ था दिल्ली फोर्ट के अंदर। आखिरी भारत के जो रूलर थे वो बहादुर शाह जफर सेकेंड हुए, तो अब उन्हें ये मनाने जा रहे थे कि ही शुड बिकम द लीडर ऑफ दिस, जो आंदोलन, जो रेवेलियन हो रहा है, उसको एक लीडर की ज़रूरत है, और कोई चेहरा तो चाहिए, किसी के नाम पे तो लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके लिए दीज सिपॉइज ऑफ मेरठ दे रोड ऑफ टू दिल्ली टू मीट बहादुर शाह जफर। रात में वहाँ से चलने के बाद अर्ली मॉर्निंग दे अराइव्ड इन दिल्ली ऑन हॉर्सेस ऑफ कोर्स, एंड वहाँ रेड फोर्ट पर वो पहुँचे, एंड देयर दे अप्रोच्ड बहादुर शाह जफर द सेकेंड। The sepoys arrived at the gates of Red Fort early in the morning on 11th May। अगले दिन सुबह ही सुबह वो रेड फोर्ट आ गए। It was the month of रमज़ान, रमज़ान का महीना चल रहा था, फास्टिंग का मंथ होता है, होली मंथ होता है ये, और यहाँ पर बहादुर शाह जफर ही वॉज अ वेरी होली पर्सन, तो ही मस्ट बी फास्टिंग। अर्ली मॉर्निंग वो प्रेयर्स करके फ्री हुए थे, तभी ये लोग वहाँ पहुँच गए। द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह had just finished his prayers and meal before the sun rose and the fast began. He heard the commotion at the gates, उन्होंने शोर शराबा सुना गेट पर। The sepoys who had gathered under his window told him, वो अभी अंदर नहीं आए, उन्होंने नीचे विंडो के नीचे से ही उन्हें बताया, We have come from Meerut after killing all the Englishmen there। वहाँ उन्होंने वास्तव में मार दिया था कि हम सभी को वहाँ मार आए हैं और हम वहाँ से आए हैं। Because they asked us to bite bullets, उन्होंने रीज़न भी दिया कि उन्होंने हमें ऐसी बुलेट्स बाइट करने को कहा जिसमें फैट ऑफ काउ एंड पिग, उससे वो कोटेड थे। दे वांटेड टू करप्ट द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक, वो हम सारे हमारा फेथ कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। दे वांट टू कन्वर्ट अस
and that is why we have killed all of them. Another group of sepoys also entered Delhi. तो अब धीरे धीरे मेरठ से लोग पहुंच रहे थे दिल्ली. Okay, Europeans were killed in large numbers and the ordinary people of the city joined them. दिल्ली के जो ordinary लोग थे उन्होंने इन्हें join कर लिया. बहुत बड़ा mob, बहुत बड़ा group हो गया, and they started attacking people. Another group of sepoys also entered Delhi and the ordinary people of the city joined them. Europeans were killed in large numbers. The rich of Delhi were attacked. I told you, ऐसे में हमेशा rich ज़मींदार सब रूरल में होते हैं तो हमेशा ज़मींदार they are attacked. यहाँ पे जो rich लोग थे दिल्ली के, they were attacked and looted. It was clear that Delhi had gone out of British control. मेरठ हाथ से निकल गया था और अब दिल्ली उनके हाथ से निकल गया. Some sepoys rode into the Red Fort without observing the elaborate court etiquette expected of them. मुगल कोर्ट में जाने के पता नहीं कितने तौर तरीके थे, वो आप पहले पढ़ चुके हैं. ओके, 4 सलाम शाहजहाँ के समय होते थे, कैसे झुकना है, कितने बार सलाम करना है, कैसे जाना है, कहाँ बैठना है, नहीं बैठना है. ओके, ऑल दिस सिस्टम. नाउ दीज आर पीपल हु आर नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली वेट फॉर दैट सिस्टम एंड किसी एटिकेट एंड तौर तरीके का बिना लिहाज किए दे एंटर द गेट्स. बहादुर जफर ही न्यू कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, ये तो किसी भी तरह का कुछ भी तौर तरीका मान ही नहीं रहे हैं. सो ही डिडंट हैव ऑप्शन एक्चुअली, ही डिडंट वांट टू. जैसा कि हिस्ट्री में बाकी सोर्सेस में पढ़ोगे, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट पर्सन हु वुड हैव एग्रीड टू बी द लीडर, बट ही डिडंट हैव चॉइस. जानता था कि मेरे को अगर ये फेल होते हैं तो ये ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ेंगे. ओके, एंड अगर मैं इन्हें मना करता हूँ तो ये लोग नहीं मुझे छोड़ेंगे. Okay, so he had no option. And some sepoys rode into the Red Fort without observing the elaborate court etiquette expected of them. They demanded that the emperor gave them his blessings. When he was told about the details, he was a little afraid, and he said he didn't have much to say. He basically उन्होंने कभी नहीं कहा कि yes, I would lead the rebellion. So उन्होंने कभी नहीं कहा, but unwillingly. They demanded that the emperor gave them his blessings. Surrounded by the sepoys, Bahadur Shah Zafar had no other option but to comply. उनकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. The revolt thus acquired a kind of legitimacy. एक लीडर कि किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको इंस्टॉल करेंगे या ब्रिटिशर्स को हटाएंगे तो कौन बनेगा राजा, वो क्वेश्चन सब डाउटफुल नहीं थे. The rebellion had a leader and the purpose. कि अब मकसद है बहादुर शाह जफर को दोबारा से शासन में लाना. ओके, एंड इट कुड बी कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर. अगले 2 दिन 12th and 13th मई को नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट. वंस वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली हैड फॉलन टू द रेबेल्स एंड बहादुर शाह हैड प्लेस्ड द रिबेलियन. नाउ ये दोनों इंसिडेंट कि बहादुर शाह जफर वो तैयार हो गए, वो रिबेलियन का हिस्सा हैं, वो लीडर हैं इसके. एंड 12th and 13th को दिल्ली इनके कब्जे में आ गई. ओके, इवेंट्स मूव्ड स्विफ्टली. कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट इन द गंजेटिक वैली एंड सम टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज इन म्यूटिनी. एक इनोवेशन कहें या हम एक नया जो चीज़ ब्रिटिशर्स कर रहे थे, they were planning to lay the railway lines. 1853 if you see, तो 1853 में बॉम्बे टू थाने वो रेलवे लाइन की शुरुआत कर चुके थे. एंड दिस इज 1857, बट इट वाज एट एन अर्ली स्टेज. रेलवे लाइन लाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए. ब्रिटिशर्स वर प्लानिंग. रेलवे लाइन डालने के उनके 2 मेन पर्पस थे. एक पर्पस था कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव किया जा सके. 1857 में ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक अनसक्सेसफुल हुए, मेनली बिकॉज उस समय तक रेलवे लाइन्स नहीं थे. सेकेंड, कभी भी जितना भी ट्रेड एंड ऑल होते हैं, सामान का पोर्ट तक ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उन सब के लिए वो रेलवे को यूज़ कर सकें. ऑफकोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, बट इट वॉज नॉट टू बी ए फैसिलिटी मेंट फॉर द इंडियन पीपल. इट वॉज मोर ऑफ अ फैसिलिटी मेंट फॉर द ब्रिटिश. बट समहाउ वो अभी तक नहीं हुआ था. 1853 if you remember the date, that is the first railway line in India में डलती है.
और तुरंत उसके बाद ये हो गया, दैट मीन्स रेलवे नेटवर्क इनके पास नहीं था। ओके, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू मूव ट्रूप्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर वेरी क्विकली। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है भी कि मेरठ में कुछ हुआ है, दिल्ली में कुछ हुआ है, तो बाकी जगह से ट्रूप्स यहाँ पर आना उनके लिए इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इस रेवेलियन में एक पैटर्न है, अब ये समझने की ज़रूरत है ये इतना क्विकली इतना जल्दी हो कैसे रहा है, और सब जगह सिस्टमेटिकली हर कैंटोनमेंट में एक ही तरीके से रिवेलियन हुआ। अगर पैटर्न स्टडी किया जाए कि कैसे शुरुआत होती है रिवेलियन की, जिस तरह से मेरठ में रिवेलियन की शुरुआत हुई म्यूटनी की, वैसे ही म्यूटनी की शुरुआत हम देखते हैं कानपुर में होती है, बरेली में होती है, लखनऊ में कैंटोनमेंट एरिया में होती है। तो ये इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे थी वो देखते हैं उनके किस तरह से म्यूटनी शुरू हुई थी। If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, it would appear that as the news of the mutiny in one town travelled to the next, the sepoys there took up arms. The sequence of events in every cantonment followed a similar pattern. एक ही दिन में सारे कैंटोनमेंट में एक साथ म्यूटनी नहीं हुई, तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि एक साथ सब जगह करना है। एक के बाद एक कैंटोनमेंट एरिया में होता चला गया और सेम तरीके से हुआ। सिपॉइज कैसे करते थे कि सिपॉइज बिगैन देयर एक्शन विद द सिग्नल, किसी तरह का सिग्नल उन्होंने प्लान कर रखा था और कोई सिग्नल मिलते ही सब सिपॉइज को पता होता था कि अब हमें कब एक्शन स्टार्ट करना है। इन मेनी प्लेसेस इट वॉज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन, कई जगह पे जो शाम को फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन कुछ इनका होता होगा, उस वो एक तरीके से, और साउंडिंग ऑफ अ बुगल, ओके, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिलिट्री यूज़ करती है, तो ट्रूप्स यूज़ करते हैं, इनके साउंड, दिस यूज टू बी एन इंडिकेशन फॉर द सिपॉइज दैट टाइम हैज़ कम और अब सबको एक्शन लेना है। द फर्स्ट सीज द बेल ऑफ द आर्म, सबसे पहला स्टेप होता था उस जगह पर कब्जा पाना जहाँ पर के हथियार और एम्यूनेशन, आर्म्स और एम्यूनेशन रखते थे, वहाँ पर लूटपाट करना, ट्रेजरी को लूटना, पैसा हाथ में लेना। देन दे अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना। द जेल, द ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज एंड बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स, ये सेकेंड थर्ड स्टेप्स होते थे। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम अ टारगेट, जिसने भी वाइट मैन को तो मारा ही, और जिसने भी उन्हें बचाने की कोशिश की है, जो उनके साथ दिया, उनको भी उन्होंने मार दिया। प्रोक्लेमेशंस इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट, राइज एंड एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज। आम पब्लिक का भी सहारा लिया गया, प्रोक्लेमेशंस, इश्तिहार लगाए गए, ओके, पोस्टर्स लगाए गए और उसमें इनवाइट किया गया लोगों को, एवरीवन, हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीवन वाज आस्क्ड टू जॉइन। इसीलिए उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, पर्शियन, उर्दू, हिंदी एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दैट मोर एंड मोर पीपल तक ये मैसेज पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाए और कहा गया कि इन फिरंगी को हटाने के लिए जॉइन दी रिबेलियन। फिरंगी वर्ड एक पुराना वर्ड है और इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि क्रूसेड्स के समय हुआ था। क्रूसेड्स वो लड़ाइयाँ हैं जो कि क्रिश्चियंस ने इनफैक्ट स्टार्ट की थी अगेंस्ट द मुस्लिम्स, जब इस्लाम बढ़ रहा था एंड यूरोप में तक इस्लाम पहुँच गया था, एंड तब जेरूसलम को कब्जे में लेने के लिए क्रिश्चियंस ने अटैक किया था मुस्लिम्स पर, कई बार किया, कई बार वो जीते, कई बार मुस्लिम जीते, फिर उन्होंने अटैक किया। तो क्रूसेड्स कई सारे हैं, ये उन लड़ाइयों को कहते हैं जो कंटिन्यूसली होली वॉर, रिलीजियस वॉर्स थे। यहाँ पर सबसे पहली बार जो अटैक हुआ था क्रूसेड्स में, वो फ्रेंच एंड इटली की ट्रूप्स ने अटैक किया था जेरूसलम को कब्जे में लेने के लिए, और तब वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने उन्हें फिरंगी कहा था। फिरंगी इसलिए भी कहा था क्योंकि फ्रांस के जो लोग हैं उन्हें फ्रैंक्स कहते हैं, एंड उससे वर्ड बना फिरंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फिरंगी, द टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन पॉसिबली ड्राइव फ्रॉम फ्रैंक, एंड फ्रैंक फ्रांस है, और ये फ्रांस के लोग जब उन्होंने अटैक किया था जेरूसलम पर, तब मुस्लिम्स ने इन्हें फिरंगी कहा था, और ये वर्ड तब से चला था। is used in Urdu and Hindi often in a derogatory sense
टू डिजिग्नेट ऑल फॉरेनर्स। तो यहाँ पे फिरंगी हर किसी को कहते हैं, जो भी आउटसाइडर होता है उसे फिरंगी कहते हैं। हमारे लिए आउटसाइडर्स ब्रिटिश है, यूरोपियंस है, तो हम उन्हें फिरंगी कहेंगे। When ordinary people began joining the revolt, the targets of attacks widened. In major towns like Lucknow, Kanpur, Bareilly, moneylenders and the rich also became the objects of rebel wrath. उनके गुस्से का शिकार ये लोग भी हुए कि जब आम आदमी समाज ज्वाइन करते हैं तो फिर वो उन्हें जिनसे प्रॉब्लम रहा है वो फिर उनके खिलाफ हो जाते हैं। Peasants not only saw them as oppressors but also as allies of the Britishers. वो ब्रिटिशर्स और इनमें कोई फर्क नहीं करते थे, बिकॉज उनके हाथ के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे। In most places their houses were looted and destroyed. तो नॉट जस्ट यूरोपियन, नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स, बट उनके साथ साथ इन लोगों को भी वही ट्रीटमेंट दिया गया, इन्हें भी मारा गया, इन्हें भी लूटा गया, इनके साथ भी इनकी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। द म्यूटिनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन। अब ये म्यूटिनी रिबेलियन बन गया है। रिबेलियन तब होगा जब इसमें सिविल लोग, आम आदमी जुड़ेंगे, तो म्यूटिनी, क्योंकि ट्रुप्स ने बगावत की तो उसे म्यूटिनी कहेंगे। अब ये म्यूटिनी बदल चुकी थी इनटू अ रिबेलियन। ओके, देयर वाज अ जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी and hierarchy. In the months of May and June, the British had no answer to the actions of the rebels. ये इतना क्विक था और ऐसे लोग कर रहे थे जो कि ट्रेन थे, हथियार चलाने आते थे, and they were already trained, उनके पास हथियार भी थे, सारे सोर्सेस थे। अब मुश्किल हो रहा था। Numbers, in fact, large number of people were participating with them. ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। Individual Britons tried to save their own lives and the lives of their families. British rule, as one British officer noted, collapsed like a house made up of cards. अब यहाँ पे डिटेल्स हैं, बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे जो ब्रिटिशर्स ने लिखी हैं उस दौर में, and they have described, and if you see the books that have been written about India's partition, इंडिया के पार्टीशन के समय में जो मारकाट हुई उससे भी भयानक इन्हें वो दौर झेलना पड़ा था। They didn't leave anyone. They didn't leave the British officers. That was okay. They didn't leave their family members, the wives of British officers, their daughters, small children. They killed everyone. उसमें बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं कि कई सारे इंडियन फैमिलीज ने इनको बचाया, ब्रिटिशर्स को बचाने का भी काम किया। वो दौर भी है, वो इंसिडेंट्स भी हैं। So but they faced a lot of यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। ओके, यू विल सी लॉट ऑफ पिक्चर्स बाद में आपको इसी में शायद होंगे, वेयर दोज लेडीज आर ट्राइंग टू सेव देयरसेल्व्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, फैमिलीज मेंबर्स एंड ऑल। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर एंड यस यू विल सी मिस व्हीलर का एक फोटोग्राफ है बच्ची एंड ऑल। ओके, सो आगे जाके वो स्केचेस एंड फोटोग्राफ्स हैं इसमें। ऑर्डनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स। ओके, यहाँ पर अब वो देखेंगे कि कुछ इस तरह का होता है तो फिर सामान एवरीडे लोगों को प्रॉब्लम तो उठाने पड़ते हैं, मार्केट्स में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी एंड नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, व्हाट हैपेंड इन द सिटीज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द रिवोल्ट, हाउ डिड पीपल लिव थ्रू द मंथ्स ऑफ tumult, हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। The same thing is true for अब यहाँ पे दिल्ली उर्दू अखबार में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल एवरीडे वेजिटेबल सामान नहीं मिल रहा है। ओके, एंड जो पानी भरने वाले आते हैं वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, सो पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम। उसका डिस्क्रिप्शन है सोर्स नंबर 1 में, ज़्यादा कुछ नहीं है, यू कैन नॉट नेसेसरली रीड इट ऑन योर ओन। ओके, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lay partly in its planning and coordination. That means कहीं ना कहीं इसमें कोई planning involved थी, कोई coordination involved थी, तभी तो सब जगह म्यूटिनी एक ही तरह से breakout हुई। It is clear that there was communication between the sepoy lines of various cantonments. तो ये communication हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जा रहा था। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order.
तो ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे कि हमने रिफ्यूज़ कर दिया इसे यूज़ करने के लिए, आप ही जवाब दें कि आप क्या करेंगे। सिपाहीज और देयर एमिसरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। ये सिपाही लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कैंटोनमेंट से दूसरी कैंटोनमेंट जा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट देयर रिबेलियन। एक तो होता है अचानक एक दिन भीड़ जमा हुई और उन्होंने कुछ कर दिया, बट यहाँ पे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए थोड़ा लंबा समय तक चला एंड इसका इफेक्ट काफ़ी वाइड स्प्रेड था। ओके, कम्युनिकेशन की बात करें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ रिवोल्ट एंड म्यूटिनी, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंको सिस्टन, अ नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन सीतापुर इज टेलिंग। तो यहाँ पर एक क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, he had gone to Saharanpur to pay his respects to the magistrate. Sistan was dressed in Indian clothes and sitting cross-legged. A Muslim Tehsildar from Bijnor entered the room. Upon learning that Sistan was from Awadh, he inquired, "What news from Awadh? How does the work progress with her?" Playing safe, Sistan replied, If we have work in Awadh, Your Highness will know it." The Tehsildar said, "Depend upon it, we will succeed this time. The direction of the business is in evil hands." The Tehsildar was later identified as the principal rebel leader of Bijnor. Okay. Now यहाँ पर एक ये क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर फ्रैंको सिस्टन का है कि किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे और इससे पूछा था एक तहसीलदार ने, इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये ब्रिटिशर है, ये प्लेन क्लोथ्स में था and dressed in Indian clothes. Okay, that means they were communicating with each other. So टू को अगर पढ़ोगे तो वहाँ से पता चलता है। The pattern, अब यहाँ पर तहसीलदार जो है, why was he mistaken कि ये आदमी शायद अवध से कोई मेरे लिए मैसेज लेकर आया, वो इसलिए कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो इंडियन क्लोथ्स में थे, तो उसे वो समझ नहीं पाए कि ये क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर है। ओके, एंड sorry, a native Christian police inspector in Sitapur. He was Franco System. So we can't really say कि he was a Britisher, लेकिन वो Christian जरूर थे। Okay. The pattern of the mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions. इसमें जो लूप होल है वो यही है कि हमें किसी रेबेल्स का लिखा हुआ नहीं पता चला है कि वो क्यों कर रहे थे आंदोलन, कैसे कर रहे थे। वी डोंट नो देयर साइड ऑफ द स्टोरी। हमें बहुत सारे पुलिस रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ब्रिटिशर्स के अकाउंट से बहुत है, उन्होंने जो कुछ लिखा वो हमारे पास है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बट दे आर वेरी लेस सोर्सेज। वो प्रोक्लेमेशन ज़रूर हमें पता है कि उन्होंने क्या इश्तिहार निकाले, लोगों को कहा ज्वाइन करने के लिए, बट उनके बीच में कैसे वो प्लान कर पा रहे थे ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं पता है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। हाउ वर द प्लान्स मेड, हु वर द प्लानर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, but one incident provides clues as to how the mutinies came to be organized. Captain Hershey of the Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny. Now यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसी के कैंटोनमेंट के जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने अपने ऑफिसर को बचाने के लिए उसे प्रोटेक्शन, उसको मारने की बजाय उसे प्रोटेक्शन देने का प्लान किया। ओके, The 41st Native Infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hershey or deliver him as prisoner to the 41st. तो ये उनकी जो सिक्योरिटी थी इस हर्षे की, ओके, जो कि कैप्टन थे अवध मिलिट्री पुलिस में, उनको बोला इसे हैंड ओवर कर दें या फिर आप खुद ही मारते हैं इसको, तो यूरोपियन है तो ब्रिटिशर है, हमने सभी को मार दिया है, आप भी मार दीजिए। The military police refused to do either. मिलिट्री पुलिस जो प्रोटेक्ट कर रही थी उन्होंने न तो हर्षे को हैंड ओवर किया रिबेल्स को, न ही उन्हें मारा। As it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed of native officers drawn from each regiment. ये मसला सॉल्व होगा, पंचायत बैठेगी, सभी लोग और फिर डिसाइड करेंगे। ओके,
Charles Ball, who wrote one of the early histories of the uprising, noted that panchayats were a nightly occurrence in the Kanpur Sepoy lines. तो पंचायत बैठती थी, लोग बैठते थे, आपस में डिस्कस करते थे, तब जाकर डिसीजंस लेते थे. तो किसी इंडिविजुअल का काम नहीं था. They were planning, discussing and then coordinating. They noted that panchayats were a nightly occurrence. तो रात में ही पंचायत अक्सर बैठा करते थे. What this suggests is that some of the decisions were taken collectively. कोई individual decisions नहीं थे. Some of the decisions जो थे वो collectively लिए गए थे. Given the fact that the sepoys lived in lines and shared a common lifestyle, and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The sepoys were the maker of their revolution. उनमें कोई ज़्यादा फर्क तो था नहीं. वो सभी रूरल एरियाज से आए हुए थे. वो सभी की कास्ट लगभग सेम ही रही होगी. ओके, एंड देयर लाइफस्टाइल वाज सेम, देयर प्रॉब्लम्स वर सेम. बैक एट होम उनके फैमिलीज की सबकी समस्याएं एक ही थी. तो एक दूसरे से वो रिलेट कर सकते थे. उनका कल्चर सेम था. तो एक साथ बैठ कर डिस्कस करना इनके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कल्चर एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम एरियाज. तो इनके लिए बैठ कर प्लान करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा होगा. ओके, बिकॉज ये एक तरीके से होमोजीनियस ग्रुप है. ओके, देन इनके फिर और लीडर्स कौन हुए? वी हैव सीन दैट बहादुर शाह जफर ऑब्वियसली ही इज ऑन इन नेम, उनके नाम से चल रहा है, बट ही इज़ नॉट द लीडर. ही इज़ नॉट प्लानिंग एंड ही इज़ नॉट गाइडिंग पीपल. ही इज़ नॉट लीडिंग द रिबेलियन. कई सारे लोकल लीडर्स यहाँ पे आएंगे अलग अलग पार्ट्स में. विल सी रानी लक्ष्मीबाई एंड others joining the mutiny, joining this rebellion in fact. तो उनका पार्टिसिपेशन वो देखेंगे in the next class. Thank you. That's all in this class.